मैं अपने मुसलमान भाइयों को कहता हूँ भाई कि ये आप मत देखो कि यह मोदी साहब वो मोदी है जनाब अल्लाह, आप ये देखो उन्होंने कहा सबका साथ सबका विश्वास और सबका जनाब विकास, उन्होंने जब ये नारा दिया उन्होंने कहा मुसलमान वो होगा एक हाथ में कुरान होगा एक हाथ में कंप्यूटर होगा, वो मुसलमान जो है वो मुझे चाहिए। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान चाहिए, जो दीन पे चलने वाले मुसलमान चाहिए, अपने ईमान को हाजिर रखने वाले। अब आज़ादी की जैसे आपने बात की, हमें इससे बड़ी कौन सी आज़ादी चाहिए। मोदी साहब का काम दिख रहा है, मोदी साहब की रोडें दिख रही हैं, मोदी साहब का विकास दिख रहा है, जो हमारे जम्मू कश्मीर की जो सियासत है वो इस वक्त दिख रही है जनाब आला। हम मुसलमान सारे मुतफिक हैं। नमस्कार दर्शकों, द रियल टॉक्स के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। तो मैं सुदेश परिहार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए। आज हमारे साथ जो शख्सियत है, एक महान शख्सियत है जिनको हम प्यार से जो है लाला मंजूर अहमद लोन के नाम से जानते हैं। लाला की खूबी क्या है, इन बिजनेसमैन है, बड़े प्यारे बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, लोग इनको इतना सराहते हैं कि इनको जो है प्यार से इन्होंने लाला कहते हैं, जो भी इनको चाहने वाले हैं। तो आज हमारे साथ लाला मंजूर अहमद जी है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर कैसे हैं आप? मैं भी आपको प्यार से लाला ही बोलूँगा। लाला जी कैसे हैं आप? मैं मेरे छोटे भाई मैं बड़ा ठीक हूँ और अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है, उस वाहिगुरु का, भगवान का शुक्र है कि उसने जो है अपनी रहमत जो है हम जैसे नाचीज़ लोगों पे बना के रखी है और उसकी वजह से हम इंशाल्लाह खुशहाल हैं और बड़े ठीक हैं। सर दुनिया आपको चाहती है, पूरा जम्मू कश्मीर आपको बहुत प्यार करता है। चाहे आप बिजनेस मंडली की बात करें, चाहे हम पॉलिटिशियन की बात करें, सब लोग आपको चाहते हैं। शुरुआत में जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी जो ज़िंदगी हमने सुनी है, जो आपकी हमें बायोग्राफी सुनी है, बड़ी कठिन रही है। तो ये सिर्फ आपको पता है और आपके जो क्लोज लोग हैं उन लोगों को पता है। मैं चाहता हूँ कि पूरा जम्मू कश्मीर आपकी इस चीज़ को जानना चाहेगा, आपकी बायोग्राफी, आपका जो स्ट्रगल है इस चीज़ को जानना चाहेगा। मंजूर अहमद लोन जो है, मंजूर अहमद लोन से लाला मंजूर अहमद लोन का सफ़र कैसा रहा? मैं सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इतना नाचीज़ को इतना बड़ा मौका दिया कि यहाँ पे मेरी ज़िंदगी के बारे में आपने मुझे पूछा। आज तक शायद मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में किसी ने मुझे इस तरह से नहीं पहचाना और ना ही इतना पूछा। तो मैं ख़ास तौर मेरे छोटे भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो है मेरी ज़िंदगी के बारे में और मेरे सिस्टम के बारे में जो जानने की कोशिश कर रहा हूँ किया। तो आपने मुझे पूछा कि आपके शुरुआती जो ज़िंदगी क्या रही। मैं आपको, क्योंकि सच जो होता है, सच पे ही अगर बंदा चले तो सच जो है अल्लाह का नाम होता है। तो मैंने जो बचपन की ज़िंदगी गुजारी है, मैंने बड़ी एक यानी गरीबी सतह से, मेरे वालिद साहब जो थे खेती बाड़ी करते थे, मेरे दादाजी थे वो खेती बाड़ी करते थे, मेरे दादा और दादी जो थे वो खेती बाड़ी करने वाले थे। और मैं बचपन में ही, जो मैं तकरीबन 2-2.5 साल का था, तो मेरी मदर की जो वफ़ात हो गई है, डेथ हो गई है। तो मुझे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर जो थी उन्होंने मुझे पाला और पोसा, इस काबिल मुझे बनाया कि उन्होंने मुझे परवरिश की। और मैं एक यतीम छोटा सा बच्चा रह गया था। तकरीबन मेरी उम्र इस वक्त 59 बरस है, 59 साल उम्र है मेरी अभी जो है अभी, हाँ 59 साल उम्र है। तो तकरीबन मैं 2.5 साल का था तो मेरी मदर जो है दुनिया से चली गई। तो मेरे फादर जो थे उन्होंने फिर, मेरे फादर अच्छे ज़िम्मेदार आदमी थे, वो बड़े अच्छे आदमी थे, उन्होंने दूसरी शादी कर दी, उनकी मजबूरी थी, उन्होंने शादी कर ली। तो मुझे दादी दादा ने पाला। अच्छा। और उस वक़्त जो हमारे वहाँ के जो अच्छे लोग थे, हिंदू मुसलमान भाई, उन्हें कहा कि ये लड़का कहीं ना कहीं बेसहारा हो गया, गरीब रह गया या यतीम हो गया, इसको तो इसका देखने के लिए। पर मेरे दादा दादी ने हार नहीं मानी, उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। तो उसके बाद उन्होंने इतनी दुआएं की कि ये जो बच्चा बेसहारा है तो इसका सहारा जो है
कहीं दिन दुनिया में जो है कहीं ये अकेला ना पड़ जाए, कहीं इसकी मुश्किलात ना आ जाए। तो उन्होंने इतनी दुआएं की कि जिसकी वजह से मुझे वो अल्लाह ताला मेहरबान हुआ। शायद माँ मरते वक्त भी उसने भी दुआएं की, तो उन दुआओं का सिला जो है मुझे आज दुनिया में जो है मुझे मैंने जब तकरीबन 12-14-15 साल की उम्र में मैंने अपना छोटा सा एक बिज़नेस स्टार्ट किया। पहले मुझे लेबर में जाने का मौका मिला। घर के जो पशु थे, अब अपने दादाजी ने हम गाय रखे थे, घोड़े रखे थे, तो मैंने उनको देखने की कोशिश की। तो जब मेरे दादा को लगा नहीं ये बच्चा जो है आगे पढ़ेगा, तो मैंने मिडल तक जो है वो स्कूल जाने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे वो दादाजी ने कहा नहीं आप ऐसा करो कि आपको इसी बिज़नेस में आ जाओ। उन्होंने मुझे कोई छोटा सा एक बिज़नेस स्टैंड करके दिया। अपने दादाजी की बात करता हूँ, अच्छा, क्योंकि बुजुर्गों की जो दुआएं जी उनकी जो दुआएं होती है, उनकी दुआएं होती थी, उनकी ये दुआएं थी कि ये हमारा बच्चा ये यतीम रह गया, इसकी माँ मर गई, बाप ने दूसरी शादी कर दी, इसका क्या होगा। जो मेरे चाचा थे, ताया थे, फैमिली वाले थे, सब परेशान थे कि अकेला बच्चा रह गया, इसके लिए थोड़ा सा आगे चलना, ये आगे का जो सफ़र है इसके लिए मुश्किल। तो अल्लाह ने किया कि मेरे दादा ने मुझे कहीं जब मैं खेती बाड़ी में जाने लगा तो उनको अच्छा नहीं लगा। अच्छा, जब कहीं मैं मजदूरी की तरफ जाने लगा उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने जो है अपनी जो प्रॉपर्टी थी उससे मुझे को 2-3 दुकानें दे के मुझे छोटा सा एक बिज़नेस 1300 रुपये का बिज़नेस मुझे खोल के दिया। और उन्होंने कहा कि ये 1300 रुपये का आप छोटा सा सामान डालो। मतलब आज आप इतने बिजनेस, आपके पास इतना बिजनेस है, मगर आपको 1300 रुपये वाला बिजनेस अपने दादाजी का बिल्कुल याद है। और 1300 रुपये का जो बिज़नेस मैंने जनाब स्टार्ट किया, और उसमें जो है उस 1300 को मैंने जनाब आला 1 महीने में के अंदर अंदर 13,000 में बदल दिया। और वही बिज़नेस जो मैंने तकरीबन 1 या 3 या 4 साल में 13 लाख में बदल दिया। तो वही बिज़नेस, क्योंकि मेरे अंदर जो मेरा वो अकेलापन, वो मेरा बचपन में मांग का जाना, और फिर दादी दादे का कुछ साल के बाद 20 साल 18 साल के बाद उनकी भी वफ़ात हो जाना। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं मेरे भाई कि सबसे पहले जो है ना मैंने ये कहा कि अगर मैं बिज़नेसमैन बना हूँ, बड़ा बना हूँ, तो सिर्फ मुझे अपने मुल्क के साथ, अपने वतन के साथ, अपने जम्मू कश्मीर के साथ, जिस पुंछ में मैं रहता हूँ, मैंने उस पुंछ के लगाव रखा है। और हमेशा जब से मुझे जैसे आपने बोला कि आप सियासत में आए, जबकि मैंने 1990 में जो है फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी को मैंने जब ज्वाइन किया, तो मैंने सबसे पहले जब सिर्फ बात टोकूंगा मैं बीच में आपको, आपका रास्ता जो है बिजनेस की तरफ था। बिजनेस में आपने जैसे बोला कि मैंने 1300 से 13,000, 13,000 से 13 लाख, तो एक फोकस आपका बिजनेस की तरफ है। तो सियासत में आने का कैसे सोचा? सर, जब हमारे जो पुंछ की जो राजनीति हमारी रही है, वहाँ मेरे दोस्त थे गुलाम मोहम्मद जान साहब, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता थे, और उन्होंने एक इलेक्शन आज़ाद लड़ी तो वो आज़ाद में हार गए। दूसरा इलेक्शन उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से लड़ा, तो वो पहली दफ़ा जो है इलेक्शन में एमएलए बन गए। तो उनके साथ मेरे दोस्ताना तल्कात थे। जी। तो उन्होंने जो है मुझे फारूक अब्दुल्ला साहब से मिलाया, उमर अब्दुल्ला साहब से मिलाया। फिर उन्होंने जो है मुझे हमारे सोनकोट के एमएलए थे बुखारी साहब, जावेद राना साहब जो एमएलए मेंढर थे, उनके साथ उन्होंने मुझे मिलाया। फिर उसके बाद मेरी एक लाइन बनी, और उन्होंने अब हमेशा जो है अपने साथ मुझे रखा। जब भी पार्टी की कोई मीटिंग होती थी वो मुझे दावत देते थे। जब फारूक अब्दुल्ला साहब पहुंच जाते थे वो मुझे दावत देते थे, और फारूक अब्दुल्ला साहब मेरे घर पे आना, उमर अब्दुल्ला साहब का मेरे घर पे आना। सर, जैसे मेरी नॉलेज में है, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपना 30 साल का वक्त बिताया। जी। उसके बाद आगे आएंगे, पीडीपी के साथ आपने 5 साल का वक्त बिताया। जी। फिर इस दौर में आएंगे, बीजेपी का दौर अभी चल रहा है, अभी आप बीजेपी में शामिल है। क्या पब्लिक आपको दल बदलू के नाम से नहीं जानती है कि जो सियासत जिस समय चल रही है, जो सियासतदान जिस समय चमकते हैं, आप उनकी पार्टियां शामिल करते हैं? ये सबसे बात पहले मैं बताऊं कि जैसे मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस सोच के साथ था कि वहाँ पे जो एमएलए बनता था हमें लोगों के साथ वास्ता था। जब मुझे वहाँ पे मुझे 2002 में कारपोरेटर बनाया गया, तो मुझे पुंछ की जो म्यूनसिपैलिटी की जिम्मेदारियाँ दी गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से,
वो चाहे सेक्रेटरीट का काम हो, चाहे कौंसिल का काम हो, चाहे कमेटी का काम हो, चाहे शहर का काम हो। एमएलए मेरा दोस्त था, तो वो उसने और फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमेशा भरोसा किया। तो उस वक़्त मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के इसलिए जुड़ा हुआ था कि पब्लिक के काम हो रहे थे, और साथ में उनकी इंसानियत थी कि वो हमेशा जो है साथ लेके चलते थे। चेयरमैन का जब मुझे वहाँ पे मौका मिला म्यूनसिपैलिटी का बनने के लिए, तो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 थे, तो बीजेपी के हमारे जो कौंसलर 3 थे, तो अदर्स भी पीडीपी के भी 2 थे, तो और भी उन्होंने जो है मेरी 9 सीटें जो है मुझे वोट दिया और मुझे कौंसलर बना, वहाँ के चेयरमैन म्यूनसिपैलिटी का बनाना था। तो उस वक़्त जो है मेरा जो एमएलए था उसने मेरे साथ थोड़ी ज़्यादती की, उसने मेरी मुखालफत की, उसने बाईपास करने की कोशिश की, तो मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को गैर-आबाद कर दिया, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंने छोड़ा तो उसी दौर में जो है मुफ्ती साहब की हुकूमत आ गई। तो मुफ्ती साहब ने इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया कि आजकल ये नाराज़ चल रहे हैं जनाब अल्लाह उसके साथ, तो हमने भी सोचा शायद अब नई गवर्नमेंट आ रही है, क्यों ना हम लोगों का भला करें, लोगों के काम करें। मेरा मकसद, मेरा ड्रीम ये नहीं था कि मुझे एमएलए बनना, मेरा ड्रीम ये नहीं था कि मुझे एमएलसी बनना है, मेरा ड्रीम ये भी नहीं था कि मैं म्यूनसिपैलिटी का चेयरमैन बनूं या कोई मेयर बनूं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बीजेपी पार्टी में आने का, पॉलिटिक्स में आने का फिर आपका मुद्दा क्या था? मुद्दा यही था कि लोगों के मैं डेवलपमेंट करनी है, अपने इलाके की डेवलपमेंट करनी है। सर, लोग ऐसा कहते हैं कि लाला जी के पास होटल्स है, लाइब्रेरीज है, सम अदर बिजनेस है, इन सब को बचाने के लिए लाला जी जो है बीजेपी में कूदे हैं। देखो, ये मेरा हक है कि अगर मैं अपने जम्मू कश्मीर के अंदर मैं होटल बनाता हूँ तो मेरा राइट है, मेरे पास अगर मैं होटल बनाता हूँ, मैं अपना टैक्स भरता हूँ, मैं अब मेरे बेटे 2 हैं वो अपना बिजनेस करते हैं, तो मैं वहाँ पे मेरा टाइल का, मार्बल का, सैनिटरी का मेरा अपना बिजनेस है। मेरे कमरे भी 5-7-10 किराए पे लगे हैं, मेरी दुकानें भी 5-10 किराए पे लगी हैं, मेरा एक स्कूल भी है जिसका जो, क्योंकि मैं इलिटरेट के नाम से मुझे पुकारा जाता था कि लाला जी शरीफ आदमी है, इलिटरेट हैं, कम पढ़े लिखे हैं। जी जी। तो मुझे भी कहीं बचपन में लगता था कि एक वक्त हो तो मैं कुछ 100, 50, 200 बच्चों को पढ़ाऊँ, तो मुझे भी ये लगता था कि मैं अच्छा एक लाइब्रेरी बनाऊँ कि जिसमें बच्चे पढ़ सकें। मैं जब कभी भी सरकार में जब जाता था, मेरा एक ड्रीम होता था कि चलो मैं खुद नहीं पढ़ सका, मैं आगे बढ़ नहीं सका, मैं किसी बड़े मकाम, जब मुझे कि कोई, मेरा भी दिल करता था कि मैं कोई एमएलए बनूं, मिनिस्टर बनूं, जब मैं अपनी एजुकेशन की तरफ जाता था तो मैं रुक जाता था। फिर मैंने सोचा चलो मैं बन नहीं सकता हूं तो बना तो सकता हूं, मैं एमएलए बना सकता हूं, मैं एमएलसी बना सकता हूं, मैं केएस बना सकता हूं, मैं एक टीचर लेक्चरर बना सकता हूं, मैं एक बच्चे को पढ़ा सकता हूं। मैं इस वक्त एक जो यतीम बच्चियां हैं, मैंने तकरीबन 90 बच्चियां, जो मेरे कोई दोस्त हैं, मेरे कुछ भाई हैं, वो मेरी मदद करते हैं। मैं 90 बच्चियों को जो है इस वक्त अपना एक मदरसा जो है एनजीओ के नाम से, जिस ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ। सर, मतलब बात यह है कि लाला जी जो है बिजनेसमैन है, लाला जी जो है पॉलिटिशियन है, इसके साथ साथ लाला जी जो है सोशल काम भी करते हैं। सोशल काम हमने देखे है आपके मदरसे आप चलाते हो, यतीम बच्चों की आप मदद करते हैं, यतीम बच्चों को आप पढ़ाते हो। पुंछ में हमने देखा काफ़ी अच्छा नाम है। साथ में आप जो है अभी बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। जी जी जी। बीजेपी के साथ जुड़ने का क्या रीज़न है सर? बात मैं ये करूँगा, एज ए मुस्लिम आप बीजेपी में जुड़े हो, आप मोदी जी की तारीफ करते हो, कहीं स्टेज पर चढ़ते हो, मोदी जी की तारीफ करते हो, कितना आपको दिक्कत होता है? कितने आपके सखी संबंधी लोग जो है इसमें, आपको कितनी तकलीफ़ें होती होंगी आपको एज ए मुस्लिम? मेरे भाई, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात है कि जब स्टार्टिंग में मैं बीजेपी में आया तो मुझे बड़ी मुश्किलातों का सामना उठाना पड़ा। मुझे जैसे अपने मौलाना हजरात होते हैं, जैसे अपने कुछ जो हमारे कुछ लोग होते हैं कि जो एक सोच के होते हैं कि उनको लगता है कि हम मुसलमान हैं, कि मुसलमान को जो है बीजेपी को ज्वाइन करना गलत बात है जी। और ये कि मुसलमानों की जो सोच अलग है, कांग्रेस की सोच अलग है, एनसी की सोच अलग है, बीजेपी की सोच अलग है। तो मुझे भी बीजेपी में आने से पहले मुझे भी लगता था कि शायद बीजेपी जमात जो है, जो क्या पता क्या जमात है, क्या मुसलमानों का कैसे है, जैसे मेरे दिमाग में भी लोगों को ने डाला हुआ था। तो
मैं जब बीजेपी के अंदर आया, मैं जब यहाँ पे आया, मुझे ये लगा कि मैं जो पिछले 35 सालों में हम एक ही गुलदस्ते में रहते थे, उसमें शायद अलग अलग फूल भी थे। जैसे मैं इसमें आपने कहा मैं पीडीपी में रहा, पीडीपी में भी जब तक हमें डेवलपमेंट का मुद्दा मिला तो हमें देखा, जब हमें ये वहाँ पे एक ही चीज़ बुरी लगी, तो जब मैडम ने कहा कि हम झंडे को हाथ नहीं लगाएंगे, तो वो बात कहीं मुझे ठेस लग गई उस पर। क्योंकि जब मैं जिस मुल्क में रहता हूँ, जिस मुल्क में खाता हूँ, जिस मुल्क में रहता हूँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि मेरा झंडा जो है, मेरी इज़्ज़त जो इज़्ज़त मुझे अपने मुल्क हिंदुस्तान से मिली है, अपने जम्मू कश्मीर से मिली है। मैं आपको मेरे भाई बताऊं, जब मैं अपना स्कूल है मेरे पास, मेरे जो होटल है या घर है, मैं जब भी 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, मैं सबसे पहले सुबह उठता हूं, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को साथ लेके वहाँ पे पहले मैं झंडा चढ़ाता हूँ। फिर उसके बाद जो हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको मैं अटेंड करता हूँ। फिर उसके बाद मैं चाय पानी नाश्ता करता हूँ। पिछले 25 सालों से, पिछले 20-25 सालों से जब मेरी ताकत हो गई है, तो मैंने कहा कि मैं अपने मुल्क की जो है, जो मेरे लिए मेरा मुल्क ही सही है। क्योंकि मेरे मुल्क ने, मैंने वहाँ पे 2 से 4 घर बनाए, मुझे किसी ने नहीं रोका। मैंने वहाँ पे स्कूल बनाया, मुझे किसी ने नहीं रोका। मुझे लोगों के साथ सियासत में गया, मुझे किसी ने नहीं रोका। मैं एनसी में गया, मुझे किसी ने नहीं रोका। मैंने 2 शादियाँ की, मुझे किसी ने नहीं रोका। सर, हमारे मुल्क में तो कुछ लोग जो है बोलते हैं हमको चाहिए आज़ादी। जी, कौन सी आज़ादी ऐसी है जो हमारी मुल्क में चाहिए लोगों को? तो मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। देखो, अभी मैंने 2 शादियाँ की है, मुझे किसी ने, मैं ये 5 वक्त नमाज पढ़नी है, तो मुझे किसी ने नहीं रोका कि आप 5 वक्त नमाज मत पढ़ो। अब मैं 6 वक्त भी नमाज, अब रात को तहज्जुद की नमाज है वो भी पढ़ सकता हूँ, पर मेरे दिल में जो वो मोहब्बत होनी चाहिए। तो जैसे आपने अभी क्या सवाल पूछा? मैंने सवाल आपसे पूछा कि हमारे ही देश में, हमारे ही जम्मू कश्मीर में कुछ लोग चाहिए हमको आज़ादी चाहिए। जी, मैं ये आज़ादी पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने मुझे बोला कि मैं इंडिपेंडेंट हुआ अपने देश में, आप पुंछ में रहते हो, जम्मू में रहते हो, कश्मीर में, जो आप नमाज़ पढ़ सकते हो, आप कोई बिज़नेस चला सकते हो, आपको पूरी फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हो। फिर भी हमारे ही यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि हमको चाहिए आज़ादी। तो कौन सी आज़ादी ऐसी है जो चाहिए और कहाँ जाना है वो आज़ादी लेके? मेरे भाई, मैं सबसे पहले ये आपको बताऊं कि मुझे नहीं लगता कि हमें जम्मू कश्मीर में इससे कोई बड़ी, एज ए मुस्लिम में मैं कह रहा हूँ, मैं अपने मुसलमान भाइयों से कह रहा हूँ कि मैंने जब अपनी बात बताई कि मैंने 2 शादियाँ की, मुझे किसी ने नहीं रोका। कितने घर बनाए, मुझे किसी ने नहीं रोका। कितना बिज़नेस किया, मुझे जो कानून के अंदर जो चलना है, जैसे मुझे कोई बिज़नेस करना है, उसको मुझे टैक्स भरना है, उसकी रिटर्न भरनी है, उसकी जीएसटी भरनी है, कानून के दायरे में मुझे अपना बिज़नेस करना है। जब मुझे कानून के दायरे में मैं बिज़नेस करूँगा, तो मुझे कोई वह हिंदू, मुसलमान, सिख का, जब कानून तोड़ के कोई भी काम करूँगा उसके लिए। बाकी मैं अपने मुसलमान, हमें कौन सी आज़ादी चाहिए? हमारे को राशन जो है गवर्नमेंट से मिलता है। अभी पीछे हमें कोरोना हुआ, हमें वैक्सीन मिली, हमें जनाब 5-5 लाख का जो है हमारे मेडिकल सुविधाएं मिली। मैंने ऑपरेशन अभी करवाए पीछे जनाब, मुझे वहाँ से 3.5 लाख का रिफ़ंड मिला। अब मैं बताऊँ मुझे किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? मेरे जैसा 8वीं पढ़ा हुआ बंदा इस वक्त जम्मू कश्मीर में, मेरा इस वक्त जनाब बिज़नेस करोड़ों में सिस्टम चल रहा है, और मैं तकरीबन लाखों लोगों की इस वक्त मदद करता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आप आईएएस बन के, आप फौजी बन के, आप एसपी बन के, आप ब्रिगेडियर बन के, आप पुलिस के अफसर बन के लोगों की मदद करें। आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपके दिल के अंदर आग है। तो अगर आप चाहें कि आप आज़ादी है, अभी देखो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, उसके अंदर क्या आज़ादी है? आप देखो आटा उनको कैसे मिलता है, रहने के लिए कैसे होता है, माशाल्लाह वहाँ पे कैसे होता है। हुकूमतों को, इमरान खान जैसे प्रधानमंत्री को उठा के जेल में उसको कर देते हैं, तो उससे तो हम 100 गुना बेहतर है। मैं अपने मुसलमान भाइयों को कहता हूँ भाई कि ये आप मत देखो कि यह मोदी साहब वो मोदी है जनाब, आप ये देखो, उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विश्वास और सबका जनाब विकास, उन्होंने जब ये नारा दिया, उन्होंने कहा मुसलमान वो होगा
एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में कंप्यूटर होगा, वो मुसलमान जो है वो मुझे चाहिए। वो मुसलमान नहीं चाहिए जिनको जो है लोगों के मशरू में पड़ा रहे, लोगों की गलत बातों में पड़ा रहे, गलत सोसाइटी में पड़ा रहे, देश के खिलाफ प्रोपेगेंडे करता रहे। वो मुसलमान नहीं चाहिए। मुसलमान वो चाहिए जो देश को तरक्की, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान चाहिए, जो दीन पे चलने वाले मुसलमान चाहिए, अपने ईमान को हाजिर रखने वाले। अब आज़ादी की जैसे आपने बात की, हमें इससे बड़ी कौन सी आज़ादी चाहिए? हमें तो कोई इससे कहाँ किस मुल्क में, अमेरिका में, मैं सऊदी अरब गया हूँ, वहाँ एक ही कानून है। अभी आप फ़लस्तीन का मसला आप देख लें, इस वक्त जो हमारे मोदी जी ने सबसे पहले, अभी बाकी मुल्क सोचते हैं, आज 2.5-3 महीने होने लगे, वो सोचते हैं कि हम ऐड भेजें ना भेजें। मोदी साहब ने 8 दिन में वहाँ ऐड भेज दी, 8 दिन में फ़ैसला कर दिया। पहले किसी ने कहा नहीं जी हम इसराइल के साथ हैं, मोदी जी ने फाइनल कर दिया जनाब अल्लाह, 1 हफ़्ते के अंदर। नहीं, हम इसराइल की जब उन्हें हालात देखी, जब छोटे छोटे बच्चों को मरते हुए देखा, मोदी साहब ने उसी टाइम फैसला कर लिया कि नहीं जी हम फ़लस्तीन के साथ जाएंगे। बाकी यहाँ पे मैं जिस वक्त हमारे ये जम्मू कश्मीर की सियासत चल रही है, मैं ख़ास तौर अशोक कोल साहब, हमारे जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो सेक्रेटरी हैं जनाब वाला, हमारे देवेंद्र रैना जी जो इस वक्त हार्ड वर्क जो कर रहे हैं, कोल साहब कर रहे हैं, 24 घंटे में से 18-20 घंटे वो काम कर रहे हैं। और उनका ना घर उन्होंने अपना बनाया हुआ, ना उन्होंने अपना कोई सिस्टम बनाया हुआ, हमारे लिए कर रहे हैं। मोदी साहब इस वक्त ना अपना घर को देख रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। तो इससे बड़ा वो कौन से, हम जैसे लोग तो लालची लोग हैं। हमने घर भी बनाए हुए हैं, बच्चे भी पैदा किए हुए हैं, शादियाँ भी 2-2 की हैं। उसके बावजूद अगर हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हमें जनाब अल्लाह उस वो लीडर, जो लीडरों ने अपने आप को त्याग दिया हुआ, अपना आप सब छोड़ दिया। बाकी ये सियासत है, सियासत में प्रोपेगेंडे होते रहते हैं। बाकी इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है मोदी साहब का 2024 में इंशाल्लाह वक्त दिखा देगा। अभी 4 स्टेटों में जो है मोदी साहब ने जो है इस वक्त जो इलेक्शन जीते हैं पूरे हिंदुस्तान में। हम कहते थे 70-80 साल वाली कांग्रेस है, बहुत बदलाव लाएगी। नहीं, मोदी साहब का काम दिख रहा है, मोदी साहब की रोडें दिख रही हैं, मोदी साहब का विकास दिख रहा है। जो हमारे जम्मू कश्मीर की जो सियासत है वो इस वक्त दिख रही है जनाब अल्लाह। हम मुसलमान सारे मुतफिक हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो हमारे कुछ मजहबी लोग होते हैं, वो सख्त होते हैं, उनकी सोच में डेवलपमेंट नहीं होती है, उनको खाली बातें होती हैं, उनके दिमाग में ये होती हैं कि हमने किस फ़िरके से क्या करना है, कैसे लोगों को गुमराह करना है। बाकी जो जिनकी नज़र है, जिनकी सोच है, जिनकी ये सोच है कि हम डेवलपमेंट करते हैं, वो लोग इंशाल्लाह डेवलपमेंट को देख के जो आगे जाएंगे। सर, सियासत की बात हमने सारी करी। अभी जो समय है, इस समय जो है अभी नौजवानों का समय है, यूथ का समय है। यूथ हमारा थोड़ा भटका हुआ है कुछ चीज़ें। क्या संदेश देना चाहेगा लाला जी अपने यूथ को? मैं यूथ को आज यही मिसाल देना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर आग है, आप कुछ करना चाहते हैं, मैंने कहा ज़रूरी वो नहीं है कि आप MA करें, B.Ed करें और वो MPhil करें, फिर बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले, उसके बाद आप मुल्क के लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ करें। मेरे भाइयों, आपके अंदर आग होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बात होने चाहिए, आपका हौसला होना चाहिए, आपके अंदर उड़ान होनी चाहिए, ताकि आप सबसे पहले अपने जो बुज़ुर्ग हैं, अपने माँ बाप हैं, अपना परिवार है, उसके तई आपके दिल में जगह होनी चाहिए। बाकी अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि आपके अंदर अगर चिंगारी है, उसको कोई नहीं बुझा सकता। अकेले एक दीवा है आपके पास, आप लाखों दीवे रोशन कर सकते हैं, आप करोड़ों दीवे आप रोशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको जनाब UPSC करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी मेरे से मिसाल ले लो कि एक भाई आपका कम पढ़ा लिखा और कम सिस्टम है, सिर्फ ज़िंदगी में जो है ना अपने अंदर आग रखी हमने, तो हमने कुछ करना है, मैंने होटल बनाना है, मैंने स्कूल बनाना है, मैंने लाइब्रेरी बनानी है। तो अल्लाह ताला ने और भगवान ने मेरे अंदर जो डाला है, ये नहीं मैंने कोई चोरी की है, या मैंने कोई डाका डाला है, या मैंने कोई 2 नंबर किया है, या मैंने किसी की उससे किया है। मेहनत से अपने खर्चों पे कंट्रोल रखो और दूसरों की कीमती गाड़ियाँ मत देखो,
अपनी साइकिल पे मुतमिन रहो, अपनी साइकिल से मोटरसाइकिल स्कूटी बनाने की कोशिश करो, स्कूटी से मोटरसाइकिल बनाने की कोशिश करो। मैं अपनी बात बताऊं, 1990 के अंदर मेरे पास 85 के अंदर साइकिल होती थी, 1990 में मेरे साथ स्कूटर आया, और 2000 में मेरे पास छोटी सी एक 800 गाड़ी आई, और 2005 में मेरे पास गाड़ी का थोड़ा मॉडल बदल गया, और 2006 में मैंने टाटा सफारी ली, और 2010 से मैंने स्कॉर्पियो रखी है। और यही चीज़ है, आप साइकिल से चल के अगर आपके अंदर लगन हो, आपके अंदर वो मेहनत हो, आपके अंदर वो हिम्मत हो, तो आप बहुत अपने खेतों से आपके पास खेत है, मैं अपने किसान भाइयों को कहूँ, जो आपको पहाड़ियों पे ऊपर आप फल लगा सकते हो, आप दरख्त लगा सकते हो। आपने सुबह अगर आप सुबह 9 बजे उठोगे, सोए हुए 10 बजे उठोगे, क्योंकि जो सुबह होता है, जो सुबह जब अजान होती है या जब मंदिर से जब घंटी बजती है, अगर आप तब उठोगे तो 10 बजे तक 9 बजे तक आप एक दिन का काम कर सकते हो। तो 10 बजे से लेकर शाम तक दूसरे दिन का काम कर सकते हो। रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आप कोई तीसरा काम कर सकते हो। तो आप कमज़ोर नहीं हो। अगर आप एक दिन में एक ही काम करोगे तो आप 20 सालों में एक ही काम कर सकते हो, तो वरना 20 सालों में आप 60 साल का काम कर सकते हो अगर आपके अंदर हिम्मत है। अगर आपने सोने में आपने आधी ज़िंदगी निकाल दी, आपने आरामदेह में करा दी, 7 दिन को आपने लोगों की उन चीज़ों में, आप ज़मीन से फसल ले सकते हैं, आप खेतों से फसल ले सकते हैं, आप एक टेम्पो ट्राली लेके अपना जो कारोबार शुरू कर सकते हैं, आप एक छोटी सी रेडी फड़ी से अपना जो वक्त जो है आगे से, जो आज जैसे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी मिसालें दी जाती हैं कि उन्होंने एक चाय से, एक पटड़ी से, वहाँ से आपने स्टार्ट करके देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आपका भाई छोटा सा 1300 से बिजनेस करके आज करोड़ों तक जा सकता है। आप लोग भी जा सकते हैं, सिर्फ आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए। सिर्फ ये दूसरों के घरों की कीमतें लगाना, दूसरों की प्रॉपर्टियों की कीमत लगाना, दूसरों की गाड़ियों की कीमत लगाना, दूसरों की अफसरों पे तफसील करना, इससे कुछ नहीं होगा। आपको कुछ खुद खड़ा होना पड़ेगा। और मोदी साहब आपके लिए स्कीमें बनाएंगे, उन स्कीमों को लागू करना आप नौजवानों का काम है। अपने अंदर आग जो लगाओ, ऐसी आग लगाओ ताकि उसको जो है वो आग को जो है आपकी आग जो है आगे बढ़े। आप मेहनत करो, ईमानदारी से करो, और ऊपर वाला इंशाल्लाह आपको फल देगा। आप जो थे लाला मंजूर अहमद लोन जी को सुन रहे थे। पहली कन्वर्सेशन हमारी इनके साथ रही, पूरी बायोग्राफी हमने इनकी जानी, इनकी हिस्ट्री, कहाँ से पैदा हुए थे, क्या क्या काम करे, पॉलिटिशियन में कैसे आना हुआ, सोशल काम ये करते हैं। तो हमारे जैसे यंगस्टर के लिए एक मिसाल है। तो अभी जैसे मोदी जी के नेतृत्व में जो है पूरा देश चल रहा है, इन्होंने भी अपनी जो है सोच इस पे रखी, इन्होंने भी अपनी राय इस पे रखी, अपने मुस्लिम भाइयों को बताया था किस तरीके से जो है चेंजिंग करनी चाहिए अपने, जो समय जो हमें काम दे रहा है, जो हमारे एरिया को डेवलपमेंट कर रहा है। जैसे पुंछ में रहते हैं, इन्होंने टिकट जो है इनको मिली, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दी। इनको कोई लालच नहीं थी कि मैंने कोई लीडर बनना है या मैंने और कुछ और करना है। इन्होंने अपने लोगों के लिए काम किया, इन्होंने अपने इलाके के लिए काम किया। जिस तरीके से जम्मू में जब सबसे फेमस जो जगह है गांधीनगर है, ये कहते हैं कि मैंने अपने इलाके में है वहाँ गांधीनगर एक और बनाया हुआ है। तो ऐसे लीडर हमें चाहिए, ऐसे शख्सियत से हमें आज मिलने का मौका मिला। तो अगले एपिसोड में हम किसी और शख्सियत के साथ आपको मिलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।